नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। डर बहुत बुरा होता है, अच्छे अच्छों के होश फाख्ता कर देता है और फिर इसी डर के मारे आदमी पता नहीं क्या कुछ कहता चला जाता है। अब देखिए, शिवसेना नेता संजय राउत के भी इसी डर के चलते होश उड़े नहीं बल्कि उखड़ गए हैं। वो डर गए हैं। उनकी पत्नी वर्षा राउत को ईडी का सम्मन क्या मिला, वो अपना होश ही खो बैठे हैं। देखिए कैसे वो बीजेपी पर वार करते चले जा रहे हैं, कहीं थम ही नहीं रहे हैं। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत तो बेचारी मिडिल क्लास परिवार से है। इस तरह कभी किसी जांच एजेंसी के सामने पेश ही नहीं हुई तो डर तो लगता ही है। डर के मारे ही तो वर्षा राउत ने 29 दिसंबर को ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। 29 दिसंबर को 10:30 बजे उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होना था, पर वो पहुंची ही नहीं और अब उन्होंने 5 जनवरी को पेश होने की इजाजत मांगी है। वैसे जब से वर्षा राउत को ईडी का सम्मन मिला है, तब से संजय राउत अपने घर के बाहर की लॉन की घास तक उखाड़ना भूल गए हैं। वैसे वो बात बात पर हर किसी को सब कुछ उखाड़ लेने की धमकी देते हैं, पर अब जब से उनकी पत्नी ईडी के शिकंजे में आई हैं, तब से उनकी पत्नी वकीलों के चक्कर काट रही हैं और संजय राउत जुबानी तीरों से मोर्चा संभाले हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए 29 दिसंबर को ईडी के सामने हाजिर होने से वर्षा राउत परहेज क्यों करती? क्यों वो ईडी के सामने तयशुदा तारीख पर पेश नहीं हुई? किस बात का डर सता रहा है वर्षा राउत को? वैसे सच तो यह है कि सच्चे इंसान को डर नहीं लगता। सच्चा इंसान तो तुरंत किसी भी जांच एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए कभी भी खड़ा हो जाता है। वो बेखौफ होकर जांच एजेंसियों के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन ये भी सच है कि जो इंसान सच छिपाना चाहता है, उसे ही तैयारी की जरूरत पड़ती है। वही इंसान किसी भी पूछताछ से बचने का बहाना तलाशता रहता है। ऐसे में सवाल ये कि संजय राउत को अपनी पत्नी वर्षा राउत को लेकर आखिर कौन सा डर सता रहा है? अगर वर्षा राउत का इस पीएमसी बैंक घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, तो ईडी के अधिकारियों से 1 हफ्ते की मोहलत उन्होंने किसके कहने पर मांगी और क्यों मांगी? 5 जनवरी को ऐसा क्या हो जाएगा कि वो ईडी के सवालों का सामना कर पाएंगी? क्या वकीलों से सलाह मशवरा करने के लिए ये टाइम मांगा गया है? अब सवाल ये उठता है कि वकीलों से मिलकर वो किस बात का सलाह मशवरा करना चाहती हैं? क्या वो वकीलों से समझना चाहती हैं कि किस तरह के सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछ सकते हैं और उन्हें उन सवालों का क्या क्या जवाब देना होगा? गौर करने वाली बात यह है कि ये तीसरा सम्मन है जो ईडी ने वर्षा राउत को भेजा है। इससे पहले भी ईडी की टीम 2 बार पूछताछ के लिए संजय राउत की पत्नी वर्षा को सम्मन भेज चुकी है और दोनों बार संजय राउत की पत्नी ने ईडी को गच्चा ही दिया। दोनों बार खराब सेहत का हवाला देकर मोहतरमा जांच एजेंसी के सामने पेश ही नहीं हुई और अब ये तीसरी बार के सम्मन पर भी 1 हफ्ते और इंतजार करने के लिए कह रही है ईडी के अधिकारियों से। अब सवाल ये कि बार बार ईडी की पूछताछ से बच क्यों रही है वर्षा राउत? गौरतलब है कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी पीएमसी बैंक घोटाले की जांच में शामिल होने के लिए सम्मन भेजा था। दरअसल पिछले साल सितंबर में रिजर्व बैंक को पीएमसी में हो रहे इस घोटाले का पता चला था। आरबीआई को पता चला था कि पीएमसी बैंक मुंबई के एक रियल एस्टेट डेवलपर को 6,500 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद आरबीआई ने बैंक से पैसे की निकासी पर एक सीमा तय कर दी थी। इसी जांच के सिलसिले में ईडी ने हाल ही में प्रवीण राउत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। प्रवीण राउत से संजय राउत के करीबी रिश्ते हैं। इसी प्रवीण राउत के खाते से वर्षा राउत के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और तो और प्रवीण की पत्नी के खाते से भी वर्षा राउत के खाते में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ईडी इसी लेन देन के बारे में पूछना चाहती है। ईडी यही जानना चाहती है कि कैसे और किस मकसद से ये ट्रांजैक्शन किया गया। बस इतनी सी जानकारी के लिए ही तो संजय राउत की पत्नी को ईडी बुलावा भेज रही है और वो है कि सच ईडी को बताना ही नहीं चाहती। ईडी के 3 सम्मन को उन्होंने नकार दिया। अब अगर संजय राउत ये फरमाते हैं कि वो तो मिडिल क्लास आदमी हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, तो कहे ना अपनी पत्नी से कि तुरंत ईडी के सामने पेश होकर सच बताकर अपनी सच्चाई साबित कर दें। क्यों वो 3 बार से ईडी के अधिकारियों को चकमा देती फिर रही हैं?
अब जांच एजेंसियों के साथ इस तरह की आंख मिचौली से तो साफ लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब जैसे ही संजय राउत की पत्नी पर आंच आई तो सबको हर बात पर उखाड़ लेने की धमकी देने वाले संजय राउत तो रौद्र रूप में आ गए। उन्होंने तो अपनी पत्नी के ईडी के सम्मन को महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की कवायद से ही जोड़ दिया। उनका आरोप है कि बीजेपी महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। अब कोई पूछे कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए क्या संजय राउत की पत्नी को ईडी को सम्मन भेजना पड़ेगा? हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी उनसे महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए संपर्क साध रही है। लेकिन शायद वो लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि पिछले दिनों उन्होंने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। होटल के बंद कमरे में वो कौन सी डील करने के लिए गए थे, लेकिन जब उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की बात को बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया तो अब उन्होंने बीजेपी पर ही उंगली उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और इसमें उन्होंने ये धमकी दी कि उनके साथ पंगा ना ले कोई, क्योंकि वो तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। उनके पास बीजेपी के 120 नेताओं का कच्चा चिट्ठा है और वो उन सबको बेनकाब कर देंगे। तब यही ईडी 5 साल तक उनकी जांच पड़ताल में लगी रहेगी। नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए विदेशों के चक्कर काटने पड़ेंगे ईडी को। अब कोई ये पूछे संजय राउत से कि वो ईडी के इस संबंध से इतने क्यों बौखला गए हैं, इतने गुस्से में क्यों आ गए हैं? अगर सब कुछ पानी की तरह साफ है, उनकी पत्नी बेगुनाह है, निर्दोष है, तो डर के मारे इस तरह की अनाप शनाप बातें वो क्यों बोल रहे हैं? इस तरह की बातों की जरूरत ही क्या है? राज्यसभा के जिम्मेदार सांसद हैं, वो कोई सड़क छाप नेता थोड़े हैं जो इस तरह की बचकानी बातें करके कानून का मजाक बनाए। वैसे पिछले कुछ समय से वो सड़क छाप नेता की तरह ही बातें करते आ रहे हैं। कंगना के मामले में तो कोर्ट ने भी उनकी भाषा पर सवाल उठाए थे, उन्हें बाकायदा फटकार लगाई थी। आज वो बीजेपी नेताओं के काले कारनामों की बात कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार फर्जी मामले बनाने से अपने को रोक नहीं पा रही है, वो अपने विरोधी के काले कारनामों की जानकारी होने के बावजूद इतने वक्त से चुप कैसे रह सकती है? महाराष्ट्र की जांच एजेंसियां साम दाम दंड भेद अपनाकर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को फंसाने का खेल खेल रही हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के कहने पर एक के बाद एक करके कई केस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मुंबई पुलिस बनाती चली आ रही है। सुशांत और साधुओं को न्याय दिलाने की बात करने वाले अर्नब के खिलाफ फर्जी टीआरपी, अन्वय नाइक आत्महत्या, विशेषाधिकार हनन का मामला चलाया गया। अगर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ केवल 8 महीनों में इतने सारे फर्जी मामले बनाए जा सकते हैं, तो अगर बीजेपी के 120 नेताओं के खिलाफ शिवसेना के पास सबूत हैं, तो इतने खामोश रहने की जरूरत क्या है? ऐसे भी संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बीजेपी के ऊपर सरकार गिराने के लिए उनसे संपर्क साधने का आरोप लगाया है। मजेदार तो यह है कि महाराष्ट्र की 3 टांग वाली सरकार को गिराने में क्या वाकई बीजेपी को उनके सहयोग की जरूरत पड़ेगी? क्या वाकई वो इतने बड़े चाणक्य बन गए हैं कि वो जब चाहें यहां वहां से विधायक जुटाकर उद्धव ठाकरे की सरकार बना सकते हैं और जब चाहे वो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा सकते हैं? अगर वो वाकई उद्धव ठाकरे की सरकार के कर्णधार हैं, तब तो एनसीपी के नेता शरद पवार शिवसेना के साथ आकर क्या बेच रहे हैं? खैर, संजय राउत तो बड़ी दूर की नजर रखते हैं। उन्हें तो पता होना चाहिए था कि उद्धव ठाकरे की ये सेकुलर लिबरल सरकार बनने के चलते शिवसेना के बहुत से विधायक अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। उन्हें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि अब की बार वो जब भी वोट मांगने के लिए अपने वोटरों के बीच जाएंगे तो क्या बेचकर वोट मांगेंगे? जो हिंदुत्व शिवसेना का आधार था, उसे तो सत्ता के चक्कर में पार्टी ने खुद ही ताक पर रख दिया। बीजेपी का दावा तो यह है कि शिवसेना के यही नाराज विधायक उनके संपर्क में हैं और बिना संजय राउत के सहारे वो इन्हीं नाराज विधायकों के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार को जब चाहे गिराने का मादा रखती है। पता नहीं किस मुगालते में जी रहे हैं संजय राउत। कमाल है, जब किसी मुद्दे पर खुद की पत्नी फंस रही है तो इन्हें कानून के मुताबिक काम कर रही जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतली नजर आ रही हैं। लेकिन संजय राउत की पत्नी का मामला तो सितंबर 2019 से चल रहा है। तभी आरबीआई को इस घोटाले का पता चला था। तब से ईडी लगातार वर्षा राउत को पूछताछ के लिए सम्मन भेज रही है, लेकिन एक बार भी वर्षा ने ईडी के साथ सहयोग नहीं किया। जबकि अर्नब गोस्वामी खुद हो या फिर उनके चैनल के आला अधिकारी हो या रिपोर्टर हो या स्टाफ हो,
सबके सब ने हर मामले में मुंबई पुलिस के साथ भरपूर सहयोग किया है। उन्हें जब जब मुंबई पुलिस ने तलब किया वो तब तब मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर हुए हैं और हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें छिपाना क्या है, वो तो किसी तरह की मोहलत भी नहीं मांग रहे। चुपचाप तयशुदा वक्त पर पूछताछ के लिए खुद थाने पहुंच जाते हैं। सांच को आंच नहीं होती और सच को लाग लपेट या साजिश की भी जरूरत नहीं पड़ती। संजय राउत को तो लगता है कि रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के मामले में तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन उनकी पत्नी के मामले में ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। अब बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। पत्नी पर आंच आते ही संजय राउत को बीजेपी के 120 नेताओं के काले चिट्ठे याद आ गए। पर अगर कल को ये आंच उन तक पहुंच गई तो वो क्या करेंगे, क्या क्या उखाड़ेंगे या फिर खुद ही उखड़ जाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।